हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह चैप्टर पहले ही हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख भी सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन हैं, संस्मरण से इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से भाषा की बात, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैंने इन क्वेश्चनों के आंसर और क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, तो जल्दी से उनको हम देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 10 पे संस्करण से, ठीक है। इसके प्रश्न हम लेते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थीं? तो उत्तर हो गया इसका, लेखिका अपना बचपन याद करते हुए बताती हैं कि उन्हें रविवार की सुबह पहले अपने मोजे और स्टॉकिंग को धोने होते थे और अपने जूतों को पॉलिश करनी होती थी। अब प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उदाहरण देती हैं? इसका आंसर इस तरीके से होगा, लेखिका कृष्णा सोबती बताती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी हैं। उन दिनों कुछ ही घरों में ग्रामोफोन हुआ करता था और आजकल तो हर घर में रेडियो और टेलीविज़न है। हमारे वक्त की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम ने ले ली है। कचौरी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। इस प्रकार हमारे तुम्हारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो उसका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इस तरीके से होगा, चश्मा लगाने की आदत न होने के कारण बहुत अजीब लग रहा था, पर लेखिका के पास कोई रास्ता नहीं था। इसे लगाने के बाद उनकी शक्ल अजीब सी दिखती होगी, तभी उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे, जिससे उनको खीज होती थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 को लेते हैं। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थीं? उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। बचपन से ही लेखिका को चॉकलेट, चना और अनारदाने का चूर्ण खूब खाती थीं। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। अब यह संस्मरण से आगे, ये पेज नंबर 10 पे ही होगा। इसका क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या-क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। तो आपको जो-जो आधुनिक चीज़ें जो आश्चर्यचकित करती हैं, उनके नाम आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आंसर में, रॉकेट हुआ, मोबाइल, किंडल पे जो स्टोरी पढ़ते हैं, किंडल ऐप हो गया, मेट्रो ट्रेन। ठीक है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो-जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों स्वयं करें, यानी कि आपको खुद अपना बचपन को याद करना है और कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत अच्छी लगती है अपने बचपन की, वो लिख देनी है, 2-4 लाइनों में लिखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पेज नंबर पर ही मिलेगा आपको, अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखते हैं, उस समय शिमला इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास होने लगा था। लेखिका ने अपने बचपन के अधिकांश दिन शिमला में गुजारे थे। शिमला में भी रेस्टोरेंट, मॉल खुलने लगे थे। शिमला पहाड़ियों से घिरा शहर था। छोटी सी चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान तक पहुंच सकते थे। शिमला रिज पर घुड़सवारी का आनंद आता था। रिज पर ही मॉल की दुकानें थीं और स्कैंडल पॉइंट था। तो इस तरीके से हम प्रश्न 1 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 पर आते हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है।
ठीक है, तो उत्तर लिखते हैं इसका, लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने शायद संकेत के रूप में लिया हो। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पेज नंबर आप 11 पे आएंगे, भाषा की बात, ये टॉपिक आ जाएगा। इसका प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार बना, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं, बिल्कुल। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उसमें भाववाचक संज्ञा बनाओ। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा मैंने यहाँ पर लिखी हैं और क्रियाएं यहाँ लिखी हैं। जैसे कि क्रिया हो गया जाऊंगी, भाववाचक संज्ञा हो गया जाना, पुकारते पुकार, पहनती पहनना, चढ़ाई चढ़ना, बताऊंगी बताना, गहराना गहराई, खींचना खींच। ठीक है, ये सारे इसी चैप्टर से लिए गए हैं। अब आगे जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। प्रश्न नंबर 2, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। ठीक है, तो जहाँ पे कोई निश्चित संख्या होती है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, जहाँ पे एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, तो उसे अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रश्न में दिए हैं, हमें करना है। जैसे कि प्रश्न एक का दिया है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब ये हमें पहचानना है ये निश्चित कालीन संख्या विशेषण है या अनिश्चित। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने उत्तर दिया हुआ है का, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, यानी कि 2 दर्जन निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया ये। 2 किलो अनाज दे दो। ठीक है, 2 किलो यानी कि निश्चित है, तो निश्चित, और ये अनाज यानी कि एक तोलने वाली चीज है, किलो 2 किलो, ठीक है, संख्या तो नहीं है ये, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ बच्चे यानी कि कोई निश्चित नहीं है कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सर्वनामिक विशेषण हो गया। सभी लोग हंस रहे थे, कितने लोग, सभी लोग, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया ये। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। ठीक है, तो बहुत सुंदर यानी कि किसी का विशेषताएं बताई जा रही हैं, गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया ये। ठीक है, अब आगे जल्दी से देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखने हैं। ठीक है, तो हमें विशेषण छांटकर लिखने हैं। उत्तर यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। ठीक है, दूसरा हम वाक्य लिखते हैं, जहां मेरा पहला चश्मा बना। तीसरा देखते हैं, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं। चौथा देखते हैं, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। मेरे चश्मा लगाने पे मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। तो इस तरीके से 5 वाक्य लिख सकते हैं हम। अब जल्दी से आ जाते हैं, पेज नंबर 12 पे आपको मिलेगा ये कुछ करने को, ये टॉपिक है। और इसका प्रश्न पहला बनता है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे। अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। ठीक, तो आप अपनी कल्पना से पोशाक का कोई डिज़ाइन आप
बना सकते हैं। मैं स्वयं के लिए एक पारंपरिक वेशभूषा बनाऊंगा। ठीक है, जैसे बनाते समय मुझे क्या ध्यान रखना होगा, विभिन्न रंगों के सुई धागे का अच्छी तरीके से प्रयोग करना होगा तथा डिज़ाइन पहले से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, तो मेरे को पहले से डिज़ाइन तैयार कर लेना होगा कि क्या बनाना है और कलर कैसा होगा, सुई धागे उस कलर के धागे हैं उस कलर के। ठीक है, उस कलर के पहले से ही धागे मेरे को तैयार कर लेने होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 पर जाते हैं। 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। ठीक है, और उत्तर यहाँ पे दिया है मैंने। सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है वो हल्का और मुलायम होता है, जिसे हम गर्मियों में पहनते हैं। ठीक है, और ऊनी कपड़ा जिनको हम सर्दियों में पहनते हैं वो कितना होता है, मोटे कपड़े होते हैं। ठीक है, और गर्मी देने वाले कपड़े होते हैं, यानी कि उसमें कपड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये उत्तर बन जाता है इसका। अब आगे प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के लिए कताई एवं बुनाई का प्रयोग किया जाता है। कताई में रुई से धागा बनाया जाता है तथा बुनाई में धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, तो पहले रुई होती है, रुई की कताई की जाती है तो धागा बनता है और फिर धागे को हम बुनाई करते हैं तो कपड़ा बन जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। बच्चे और शिक्षक अपने विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर बातचीत करते हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, जैसे दाल बाटी, चूरमा, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, ठीक है, सरसों का साग, कचौड़ी, लिट्टी चोखा, कबाब आदि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और प्रचलित पोशाकों में धोती कुर्ता, साड़ी, सूट, कुर्ता पजामा, ठीक है, शॉल, तो ये सारी हमारे देश की प्रचलित पोशाकें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर सारे हो जाते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।